इस वीडियो का सोर्स है अकबरनामा। अकबरनामा जो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। अबुल फजल जो मुगल शासक अकबर के मित्र भी थे, दरबारी भी थे, नवरत्नों में से एक भी थे और अकबर के 2500 सवार के मनसबदार भी थे। अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा में जो जिस रूप में लिखा गया है, मैं उस पूरे विषय को आपके समक्ष उसी रूप में प्रस्तुत करूंगा, ताकि जब आप ये वीडियो देखें तो आपको ऐसा लगे कि आप स्वयं इतिहास को जीकर आ गए, आप उस युद्ध को स्वयं अपनी आंखों से देखकर आ गए। इस वीडियो का विषय है मुगल शासक अकबर के द्वारा वर्ष 1567-68 ईस्वी में चित्तौड़ या मेवाड़ में किया गया नरसंहार। अबुल फजल ने अकबरनामा में जो भी लिखा है उसके कुछ अंश इस प्रकार से हैं कि 23 फरवरी 1568 ईस्वी को बादशाह का चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार हो गया। प्रातःकाल बादशाह ने अपनी सेना के साथ में चित्तौड़ के दुर्ग में प्रवेश किया। पराजित लोगों को बांधा गया, उनको मारा गया। दुर्ग के अंदर जो बचे हुए राजपूत थे उन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगाना शुरू कर दिया था। हमने सुबह से लेकर और दोपहर तक 30,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और इतने ही लोगों को बंधक बना लिया था। मेवाड़ का ऐसा कोई रास्ता, ऐसा कोई मकान, ऐसी कोई गली नहीं थी जहां पर मुर्दों के ढेर नहीं लगे हुए थे। जब हम दुर्ग में गए तो दुर्ग की रक्षा करने वाले कुछ लोग मंदिरों में जाकर घुस गए। उनका ऐसा मानना था कि मूर्तियां उनके प्राणों की रक्षा करेंगी, लेकिन हमारे गाजियों ने उनको मौत के घाट उतार दिया। अब एक बात थोड़ी समझ से परे है कि कुछ मुसलमान मेवाड़ की ओर से भी लड़ रहे थे, लेकिन उसके बावजूद अबुल फजल के द्वारा यहां गाजी शब्द का उपयोग किया गया है। मैंने गूगल पर जब गाजी शब्द को ढूंढा तो उसका अर्थ आ रहा था धर्म योद्धा, मतलब जो विधर्मियों का या काफिरों का नाश करे वो गाजी, ऐसा गूगल पर आ रहा था। तो खैर, इस पूरे विषय को अबुल फजल की नजर से ही मैं आपको बताऊंगा। अब हालांकि कुछ ये तर्क दे सकते हैं कि अबुल फजल तो अकबर के दरबार में 1570 ईस्वी के बाद में आए थे, जबकि ये युद्ध 1567-68 ईस्वी में हुआ था। तो ये सारा जो सोर्स मैंने लिया है अबुल फजल का लिखा हुआ ही है। अबुल फजल ने जो ये किताब लिखी थी अकबरनामा, मूल रूप से फारसी भाषा में लिखी थी, जिसको अंग्रेज लेखक बेवरिज के द्वारा अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट किया गया था और बाद में इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया था। तो मेरे पास जो बुक है वो उसका हिंदी वर्जन है। मूल जो किताब है उसमें तो शायद 2 से 3 हजार के समथिंग पेज हैं, एग्जैक्ट कितने हैं मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें बहुत सारे पेज ऐसे हैं जो काम के नहीं है, क्योंकि ज्यादातर पेजों में अबुल फजल ने मुगल शासक अकबर की अपने मित्र की चाटुकारिता की है। जैसे कुछ इस प्रकार से कि अकबर की जो आंख है वो सूर्य के समान है, अकबर पर कोई भी सांसारिक धब्बा नहीं है, अकबर का हृदय शुद्ध है, अकबर बुद्धि से परिपूर्ण है, प्रतिभा संपन्न है। तो इसी प्रकार बहुत सारा गुणगान किया है और यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि अकबर के कारण ही अबुल फजल ऊंचे ओहदों पर पहुंचे थे। अकबर ने ही 2500 की मनसबदारी दी हुई थी, तो स्वाभाविक है अकबर का गुणगान तो किया जाना था। तो हिंदी वर्जन जो है उसमें भाषा को थोड़ा सरल किया हुआ है और जो फालतू की बातें हैं उनको हटाकर केवल काम काम की बातें रखी गई हैं। तो इस वीडियो का जो सोर्स है वो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया अकबरनामा का वो हिंदी वर्जन है। मैं रमन भारद्वाज, आइए इस विषय को शुरू करते हैं। मुगल शासक अकबर के द्वारा मेवाड़ के विरुद्ध जो सैन्य अभियान चलाया गया था वर्ष 1567-68 ईस्वी में, उसके संबंध में लिखने की शुरुआत अबुल फजल ने अपनी किताब अकबरनामा में इस प्रकार से की है कि बादशाह का शाही लश्कर गागरोन के दुर्ग के निकट था। वर्तमान राजस्थान का एक जिला है झालावाड़। झालावाड़ में एक दुर्ग आता है जिसको गागरोन का दुर्ग कहा जाता है। 2 नदियां हैं, आहू और काली सिंध। उन नदियों के संगम पर यह दुर्ग बना हुआ है। इसको जल श्रेणी का दुर्ग कहा जाता है क्योंकि इसके चारों तरफ जल राशि है। तो अबुल फजल ने इसी गढ़ का नाम लेते हुए लिखा है कि बादशाह का शाही लश्कर गागरोन के दुर्ग के निकट था। यहां से बादशाह ने अपनी सेना की एक टुकड़ी आसफ खां और वजीर खां के नेतृत्व में मांडलगढ़ की ओर भेज दी। मांडलगढ़ जो वर्तमान में भीलवाड़ा में आता है, उस समय मेवाड़ रियासत में आया करता था। जब अकबर ने मेवाड़ के विरुद्ध यह सैन्य अभियान चलाया था उस समय मेवाड़ के शासक थे महाराणा उदय सिंह, जो महाराणा प्रताप के पिता थे। तो अबुल फजल ने लिखा कि आसफ खां और वजीर खां के नेतृत्व में मांडलगढ़ की ओर एक सेना की टुकड़ी भेज दी। वहां का दुर्ग का अध्यक्ष था बलवीर सोलंकी और इन दोनों ने, मतलब आसफ खां ने और वजीर खां ने, बादशाह की कृपा से उस क्षेत्र को जीत लिया, मांडलगढ़ को जीत लिया। इसके बाद बादशाह ने सेना की एक टुकड़ी मालवा के विरुद्ध सैन्य अभियान के लिए भेज दी। तो अब स्वयं बादशाह के पास में मुट्ठी भर सैनिक रह गए, बहुत थोड़े से सैनिक थे और अल्लाह पर भरोसा करते हुए बादशाह ने मेवाड़ की ओर प्रस्थान किया। अब देखो, यहां पर थोड़ा सा जो जानकारी है मुझे लगता है कि अबुल फजल ने तथ्यों को छुपाया है।
ये जो लिखा है बढ़ा चढ़ाकर कि एक सेना की टुकड़ी को मांडलगढ़ की ओर भेज दिया गया, एक टुकड़ी को मालवा की ओर भेज दिया गया, और अब स्वयं बादशाह के पास में तो कुछ सैनिक थे ही नहीं, मुट्ठी भर सैनिक ही थे। जबकि आगे चलकर स्वयं अबुल फजल ये लिखते हैं, एक जगह ये लिखते हैं कि चित्तौड़ के दुर्ग में 5000 राजपूत थे, एक जगह ये लिखते हैं कि चित्तौड़ के दुर्ग में 8000 राजपूत थे प्लस 40,000 लोग उनकी सहायता के लिए थे। तो मोटा मोटा अगर हम माने 8000 प्लस 40,000 तो 48,000 होते हैं। तो 48,000 लोगों को जीतने के लिए बादशाह के पास में इससे तो बड़ी फौज रही होगी या इसके बराबर की तो फौज रही होगी, या अगर छोटी फौज भी रही होगी तो 40-45,000 के आसपास तो रही होगी। तो ये छोटी फौज नहीं होती। दूसरा, कुछ जगह यह भी पढ़ने को मिलता है, जैसा अबुल फजल ये लिखते हैं कि सामने से गोले आकर गिर रहे थे, बारूद फट रहा था, गोलियां चल रही थी, लेकिन बादशाह को कोई डर नहीं था और बादशाह उन गोलों के बीच में चला गया। फिर एक जगह यह लिखता है अबुल फजल कि बादशाह के आसपास में हजारों प्यादे थे। तो कुछ एक जगह ऐसा पढ़ने को मिलता है कि जैसे अबुल फजल ने स्वयं अपनी ही बातों का विरोधाभास किया हो। खैर, जो भी बात थी, अबुल फजल के हिसाब से कि बादशाह के पास में अब मुट्ठी भर सैनिक थे और बादशाह ने इनके साथ ही मेवाड़ की ओर प्रस्थान किया। 20 अक्टूबर 1567 ईस्वी को हम चित्तौड़ के दुर्ग से कुछ दूरी पर थे। अचानक आंधी आई, मेघ गर्जना हुई, मतलब बिजली चमकी, बारिश आई और 1 घंटे बाद ही मौसम साफ हो गया। मौसम साफ था और हमको दूर से चित्तौड़ का जो दुर्ग है वो साफ साफ नजर आ रहा था। अगले ही दिन मतलब 21 अक्टूबर 1567 ईस्वी को हम चित्तौड़ के दुर्ग के बिल्कुल पास में पहुंच गए। वहां पहुंचकर बादशाह ने अपने अधिकारियों के साथ में उस पहाड़ी का एक चक्कर लगाया जिस पहाड़ी पर यह दुर्ग बना हुआ था। राजस्थान का एक जिला है चित्तौड़, वहां पर यह दुर्ग बना हुआ है जिसको चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। और वो पहाड़ी ना होकर एक प्लेटू, एक पठार है जिसको मेसा का पठार कहा जाता है। इसकी हाइट है 620 मीटर। तो अबुल फजल ने जिस पहाड़ी या जिस पर्वत की बात की है वो यही मेसा का पठार है जिसकी हाइट है 620 मीटर। तो खैर, अबुल फजल के हिसाब से बादशाह ने अपने कुछ अधिकारियों के साथ में और कुछ वो लोग जो भूमि को नापते थे, जमीन का मेजरमेंट करते थे, इनके साथ में उस पहाड़ी का एक चक्कर लगाया। और जब मेजरमेंट की तो उसका जो व्यास आया, डायमीटर आया, मैं गोला नहीं बोल रहा हूं, चक्कर नहीं बोल रहा हूं, उसका जो व्यास निकल कर आया वो निकल कर आया 2 कोस। इसके बाद बादशाह ने चित्तौड़ के दुर्ग के चारों ओर अपने बख्शियों को यह आदेश दिया कि तोपें तैनात कर दी जाएं। और बादशाह का आदेश पाकर बख्शियों ने चित्तौड़ के दुर्ग के चारों तरफ तोपें तैनात कर दी। इसके साथ ही कुछ विशेष मंच भी बनाए गए थे जहां पर बड़ी तोपें भी लगाई गई थी और ऐसे 3 मंच लगाए गए थे। अबुल फजल ये लिखते हैं, ये एक तो लाकुटा द्वार था, उसके सामने एक मंच लगाया गया था। वर्तमान में पता नहीं वहां लाकुटा द्वार उसी को कहते हैं या उसका कोई दूसरा बदला हुआ नाम है। तो लाकुटा द्वार के सामने जो मंच लगाया गया था, जहां तोप खाना था, उसका संचालन स्वयं बादशाह कर रहा था। इसके अतिरिक्त एक जो मंच लगाया गया था उसके संचालन के लिए सुजात खां, कासिम खां, राजा टोडरमल और बर्रू बहर ये कर रहे थे एक मंच का संचालन। एक और जो तोपखाना लगाया गया था उसका संचालन अब्दुल मजीद और वजीर खां एक मंच का संचालन ये कर रहे थे। अब इसके बाद ये लिखा गया कि राणा इस समय चित्तौड़ के दुर्ग में नहीं था। राणा उदयपुर और कुंभलमेर की ओर चला गया। दरअसल मेवाड़ के शासक महाराणा उदय सिंह के द्वारा वर्ष 1559 ईस्वी में एक अलग से नगर बसाया गया था जिसको वर्तमान में हम उदयपुर नगर के नाम से जानते हैं। वो पूरा क्षेत्र था गिरवा। गिरवा मतलब ये होता है कि आसपास पहाड़ियां हैं और नीचे का जो भाग है वो तस्तरी नुमा है, तो उसको गिरवा कहा जाता था। तो उस गिरवा के क्षेत्र में महाराणा उदय सिंह के द्वारा 1559 ईस्वी में एक नगर बसाया गया था जिसको उदयपुर नगर के नाम से जाना गया। तो महाराणा उदय सिंह उस क्षेत्र की रक्षा करने के लिए मेवाड़ के दुर्ग का दायित्व जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया को सौंपकर उदयपुर की ओर चले गए थे। तो उसी के संबंध में यहां अबुल फजल ने लिखा है कि राणा दुर्ग में नहीं था और राणा उदयपुर और कुंभलमेर की ओर चला गया। जो वर्तमान में कुंभलगढ़ है उसको कुंभलमेर लिखा है। तो बादशाह ने हुसैन कुली खां को राणा का पीछा करने के लिए भेजा कि जाओ और राणा को बंदी बनाकर ले आओ। हुसैन कुली खां गया और उसको जहां भी लोग नजर आते उनको मौत के घाट उतार दिया जाता। लेकिन राणा को पकड़ने में असफल रहा तो शाही आदेश पर हुसैन कुली खां को फिर से वापस बुला लिया गया। एक सेना आसफ खां के नेतृत्व में भेजी गई बाद में। अब देखो, गौर करो, शुरू में अबुल फजल ने लिखा कि आसफ खां को तो मांडल भेज दिया गया था और अब बादशाह के पास में थोड़े से सैनिक थे, वही आसफ खां वापस आ गया। तो कुछ जगह पढ़ने पर ऐसा लगता है कि अबुल फजल ने चाटुकारिता के चक्कर में स्वयं अपनी ही बातों का विरोधाभास कर दिया और शायद अबुल फजल को इस बात का ध्यान नहीं रहा होगा। खैर, आगे अबुल फजल ने लिखा कि आसफ खां को भेजा गया और आसफ खां ने जाकर रामपुर को अपने तलवार के जोर पर कब्जे में ले लिया।
कुछ और सैनिक टुकड़ियां भेजी गई कि जाओ राणा के मुल्क को लूट लो। आगे अबुल फजल ने लिखा कि राणा ने यहां से जाने से पहले दुर्ग के अंदर 5000 राजपूतों को तैनात कर रखा था और आसपास के जो खेत खलियान थे उन सबको उजाड़ दिया, वहां से एक तिनका भी हमको प्राप्त नहीं हुआ। और दुर्ग के अंदर इतने भोजन की व्यवस्था कर दी गई थी कि दुर्ग के अंदर सालों तक जीवन का निर्वहन किया जा सकता था। खैर, अब अबुल फजल ने लिखा कि जब इतनी तैयारियां हुई, हमने चारों तरफ तोपें वगैरह लगवा दी, इसमें पूरा 1 महीना बीत गया, मतलब अक्टूबर से अब नवंबर आ चुका था, तो दुर्ग के अंदर से कुछ लोग हमसे मिलने के लिए आए। इसमें एक तो था सांडा सिलहेदार, इसके अतिरिक्त एक था साहिब खां। ये बादशाह से मिले और बादशाह से ये कहा कि हम आपकी प्रजा बनने के लिए तैयार हैं, हम आपको टैक्स भी दे देंगे, आपसे संधि करना चाहते हैं। तो साथ के जो मुगल अधिकारी थे बादशाह के पास के, वो प्रसन्न हुए, वो राजी हुए कि ठीक है। लेकिन बादशाह इस बात से राजी नहीं हुआ और बादशाह ने कहा कि राणा जब तक मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होता, समझौता या संधि नहीं की जाएगी। महाराणा उदय सिंह ने आने से मना कर दिया, तो यह संधि या समझौता नहीं हो पाया। इसके बाद अबुल फजल आगे लिखता है कि बादशाह ने चित्तौड़ के दुर्ग की दीवारों को उड़ाने के लिए 2 सुरंगें खुदवाई, मजदूरों को दिन रात काम पर लगाए रखा। उन मजदूरों को सोना और चांदी, मिट्टी की तरह उनको सोना और चांदी दिया गया, मतलब जो मिट्टी का मोल था उसी मोल पे सोना चांदी उनको खूब बांटा गया, भर भर के दिया गया कि 2 सुरंगें खोदो। अब 2 सुरंग खोदी गई जिनके मुंह आपस में मिलते थे। एक सुरंग में 120 मण बारूद भरा गया और एक में 80 मण बारूद भरा गया। 1 मण का मतलब होता है 40 किलो, तो 120 का मतलब हो गया 12 चौक 4800 किलो बारूद एक सुरंग में, और 8 चौक 32 मतलब 3200 किलो बारूद दूसरी सुरंग में। अब बादशाह का यह आदेश था कि इन सुरंगों को उड़ाओ, और जैसे ही चित्तौड़ के दीवार के परखच्चे उड़े तो मुगल सेना तैयार रहेगी तुरंत दुर्ग में प्रवेश करने के लिए। तो एक बारूदी सुरंग को जब उड़ाया, दोनों को एक साथ आग लगाई गई थी, लेकिन एक में थोड़े लेट विस्फोट हुआ, एक में पहले विस्फोट हो गया। जैसे विस्फोट हुआ उसके संबंध में अबुल फजल ने लिखा कि चित्तौड़ के दुर्ग की जो प्राचीर हैं उसके परखच्चे उड़ गए, बुर्जे टूट गई, यहां तक कि इतनी तेज आवाज थी कि 50 कोस दूर तक उसकी आवाज सुनाई दी थी। और आसपास की घाटी में जो लोग छुपे हुए थे मेवाड़ के, इसका मलबा इतनी दूर दूर तक जाकर गिरा कि वो लोग दबकर मर गए। अब हमारी सेना अंदर जाने के लिए तैयार थी। एक ही सुरंग में विस्फोट हुआ था, दूसरी सुरंग में विस्फोट नहीं हुआ, तो इनको लगा कि शायद दूसरी सुरंग में विस्फोट नहीं होगा, और ये जैसे आगे की ओर बढ़े तो तुरंत दूसरी सुरंग भी भभक उठी और हमारे 200 लोग मौत के घाट उतर गए। हवा में हाथ पैरों के चीथड़े उड़ रहे थे। जो 200 लोग हमारे गए थे, इनमें से 100 बहुत महत्वपूर्ण लोग थे, मतलब इनके सेनानायक वगैरह रहे होंगे। आगे अबुल फजल ने लिखा कि इनमें से 20 लोग तो ऐसे थे जिनको बादशाह स्वयं जानता था। खैर, अब आगे अबुल फजल ने लिखा कि अब फाइनली वो रात आई, और एक रात को, तो ये रात संभवतः 22 फरवरी 1568 की रात रही होगी, क्योंकि अगले दिन तो अबुल फजल के हिसाब से 23 फरवरी 1568 को मुगल शासक का चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार हो ही गया था। तो 22 फरवरी 1568 की रात को बादशाह के आदेश पर चित्तौड़ के दुर्ग के चारों ओर एक साथ हमले किए गए। जहां जहां से प्राचीर टूटी हुई थी, वहां से अंदर से राजपूतों ने उसको रुई से, मखमल से, लकड़ियों से और तेल से भरकर उनमें आग लगा दी ताकि हमारी सेना अंदर ना जा सके। आगे अबुल फजल ने लिखा कि बादशाह ने देखा कि कोई एक कवचधारी व्यक्ति एक दीवार की मरम्मत करा रहा था। बादशाह ने अपनी बंदूक ली जिसका नाम था संग्राम, और संग्राम बंदूक से निशाना लगाया। निशाना लगाने के बाद बगल में एक तो आमेर के शासक राजा भगवंत दास खड़े थे, अकबर के बगल में साइड में, और एक और सुजात खां खड़ा हुआ था। इन्होंने दोनों ने यह कहा कि शायद उस व्यक्ति को गोली लगी है। तभी एक व्यक्ति ने यह कहा जिसका नाम था खाने जहां, उसने कहा कि अगर वो व्यक्ति दोबारा दिखाई ना दे तो हमको समझ लेना चाहिए कि उसको गोली लगी है। शुरू में हमको नहीं पता था ये व्यक्ति कौन है, लेकिन बाद में जानकारी मिली कि वो दुर्ग का अध्यक्ष था जिसका नाम था जयमल राठौड़। जब थोड़ा जानकारी के लिए बता देता हूं, जब महाराणा उदय सिंह चित्तौड़ को छोड़कर उदयपुर की ओर गए थे तो उन्होंने दुर्ग की रक्षा का दायित्व जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया को सौंपा था, जिनको हम संयुक्त रूप से जयमल फत्ता बोलते हैं। कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि 1567-68 ईस्वी में जब अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था, उस समय चित्तौड़ की दुर्ग की रक्षा का दायित्व किनके हाथों में था? तो जयमल फत्ता, ये वही जयमल फत्ता है जिसमें एक जयमल राठौड़ है, एक फत्ता सिसोदिया है। तो अकबर ने संग्राम बंदूक से जो गोली चलाई थी वो जयमल राठौड़ को लगी थी। अब कुछ देर बाद, जैसा अबुल फजल ये लिखता है कि कुछ देर बाद
जब्बार अली दीवाना ने यह कहा कि दुर्ग में किसी प्रकार की कोई गतिविधि दिखाई नहीं देती, दुर्ग की रक्षा करने वाले लोग दिखाई नहीं देते। तो हमको संभवतः मान लेना चाहिए कि जो आपने गोली चलाई थी वो व्यक्ति मारा गया है, इनके महत्वपूर्ण लोग मारे गए हैं। तभी हमने देखा कि कुछ देर बाद दुर्ग में ज्वाला उठ रही थी, ज्वालाएं मतलब अग्नि की जो लपटें हैं वो उठ रही थी। राजा भगवंत दास तुरंत समझ गए कि अंदर जौहर की ज्वालाएं हैं। अब इसके संबंध में, जौहर के संबंध में अबुल फजल ने जो जैसा लिखा है, पहले उसको उसी रूप में आपको बताता हूं। अबुल फजल ने लिखा है कि भारत में जौहर की एक प्रथा थी कि जब कभी भी विपत्ति आती थी, वीर पुरुष मर जाते थे, तो चंदन की लकड़ियों को प्लस दूसरी लकड़ियों को, इसके अलावा तेल को मिक्स करके और अग्नि लगाई जाती थी, आग लगाई जाती थी, और इन महिलाओं को कठोर हृदय वाले पुरुषों के हाथों में सौंप दिया जाता था और ये व्यक्ति उनको अग्नि में धकेल कर, फेंक कर खाक कर दिया करते थे, जला दिया करते थे। पूरी बात सुनना, फिर इसके बाद इसका विश्लेषण मैं करूंगा। आगे लिखा कि ये जो जौहर की लपटें थी, जौहर की जो ज्वालाएं थी, तो कुछ एक जगह ये जौहर चल रहा था। एक तो चौहानों की हवेली में ये जौहर चल रहा था, जहां का जो सैन्य दायित्व था वो ईश्वर दास चौहान का था। अभी देखना, बड़ी बहादुरी से वो लड़े थे। इसके अलावा एक जौहर चल रहा था फत्ता सिसोदिया के मकान पर। इसके अतिरिक्त अबुल फजल ने लिखा कि राणा के जो कुछ सेवक थे, मतलब जो दासियां थी, एक उनके द्वारा जौहर किया गया और राठौड़ों के द्वारा जो जौहर किया गया वो अलग स्थानों पर किया गया। मतलब अबुल फजल ने 4-5 जगह बताई है जहां अलग अलग दुर्ग के अंदर अलग अलग जगह जौहर चल रहा था। आगे अबुल फजल ने लिखा, खैर उससे पहले मैं विश्लेषण करूं। जैसे अबुल फजल ने जौहर के संबंध में यह लिखा है कि इन महिलाओं को कठोर हृदय वाले पुरुषों के हाथों में सौंप दिया जाता था और ये उन महिलाओं को अग्नि में फेंक दिया करते थे और जला दिया करते थे। दरअसल इसके संबंध में अबुल फजल ने पूरी जानकारी नहीं ली। महिलाएं अपनी इच्छा से जौहर किया करती थी, क्योंकि उनका यह मानना था, जौहर के पीछे कॉन्सेप्ट यह था कि जब दुश्मन का इस क्षेत्र पर अधिकार हो जाएगा तो उनका मृत शरीर भी दुश्मन के हाथ में नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जब इन क्षेत्रों को जीत लिया जाता था उन महिलाओं को बंदी बना लिया जाता था और उन एक एक महिला के साथ में बहुत बड़ी संख्या में वो सैनिक बलात्कार किया करते थे, उनको दासियां बना लेते थे, गुलामों के बाजार में ले जाकर उनको बेच दिया जाता था। तो उस अपमान की पीड़ा से बचने के लिए ये महिलाएं अपनी इच्छा से जौहर कर लिया करती थी। खैर वापस विषय पर आ जाओ। अब आगे अबुल फजल ये लिखते हैं कि रात्रि में हमने दुर्ग में प्रवेश नहीं किया। बादशाह ने आदेश दिया कि प्रातःकाल दुर्ग में प्रवेश किया जाएगा। जैसे ही सुबह हुई तो बादशाह के आदेश पर सेना दुर्ग में गई। पहले 50 हाथियों को दुर्ग में प्रवेश कराया गया और फिर बढ़ाकर इनकी संख्या 300 करा दी गई। हाथी प्रवेश कराने का मतलब यह था कि लोगों को, जो बचे हुए लोग हैं, उनको पैरों तले कुचलवाया जाए। एक हाथी का नाम था कादिरा। कादिरा हाथी एक गली में गया जहां पर बहुत सारे लोग थे और उनको अपने पैरों तले कुचल दिया। एक हाथी था मधुकर, और देखो मधुकर हाथी से किस प्रकार ईश्वर चौहान ने युद्ध किया। अबुल फजल ये लिखते हैं कि ईश्वर चौहान ने मधुकर हाथी की सूंड में खंजर मारा और फिर ऊपर चढ़कर हाथी का दांत पकड़ा और ऊपर चले गए। युद्ध किया, लड़ते रहे और मरने से पूर्व यह कहा कि मेरे इस कारनामे की सूचना अपने बादशाह को जाकर दे देना कि मैंने ये किया है। इसी प्रकार अबुल फजल ने एक योद्धा की प्रशंसा और की है, हालांकि उसका नाम नहीं लिखा, लेकिन इस प्रकार से लिखा है कि एक राजपूत ने हमारे जंगिया हाथी की सूंड को तलवार से काट दिया। एक हाथी था जिसका नाम था जंगिया, उसकी सूंड को तलवार से काट दिया और हमारे 30 योद्धाओं को, 30 सैनिकों को घायल कर दिया। 15 ही सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया और अंत में स्वयं भी लड़ते हुए मारा गया। तो आप सोचो कि क्या दृश्य रहा होगा, एक बार इसको महसूस करिए आप कि एक योद्धा जिसने तलवार से हाथी की सूंड को काटा, मरने से पहले, वीर गति प्राप्त करने से पहले 30 शत्रु दल के 30 लोगों को घायल कर दिया, 15 लोगों को अकेले ने मौत के घाट उतार दिया। यह तो अबुल फजल ने एडमिट की ये बात। आगे अबुल फजल ने लिखा है कि बादशाह ने मुझसे कहा था कि जब मैं गोविंद शरण मंदिर के सामने था तो महावत ने एक व्यक्ति को हाथियों के पैरों तले कुचल दिया। उस व्यक्ति को हाथी की सूंड में पकड़कर मेरे सामने लाया गया। अभी भी उसमें कुछ प्राण थे, मतलब वो अभी भी तड़प रहा था। महावत ने मुझसे कहा कि ये कोई सरदार जान पड़ता है, मतलब इनका कोई सरदार लगता है ये, क्योंकि इसके चारों ओर बहुत सारे योद्धा थे और उन्होंने इसकी रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। और बाद में हमको पता चला कि वो फत्ता था। फत्ता मतलब फतेह सिसोदिया थे। दुर्ग के अंदर ही कुछ और घटनाक्रमों के संबंध में अबुल फजल ने लिखा है कि जब हमने प्रातःकाल दुर्ग में प्रवेश किया तो दुर्ग की रक्षा करने वाले कुछ लोग मंदिरों में जा घुसे।
उनका ऐसा मानना था कि मूर्तियां उनकी रक्षा करेंगी, लेकिन हमारे गाजियों ने उनको मौत के घाट उतार दिया। कुछ लोग अपने मकानों में रहे, मृत्यु की प्रतीक्षा करते रहे। कुछ लोग तलवार लेकर बाहर आए, लेकिन मुसलमान सैनिकों से, हमारे सैनिकों से लड़ते हुए वो मृत्यु को प्राप्त हुए। मेवाड़ का ऐसा कोई रास्ता, ऐसी कोई गली, ऐसा कोई मकान नहीं था जहां पर मुर्दों के ढेर नहीं लगे हुए थे। सुबह से लेकर और दोपहर तक हमने 30,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और इतने ही लोगों को बंदी बना लिया। अब देखो, अबुल फजल ने लिखा कि दुर्ग के अंदर 8,000 राजपूत थे और एक जगह पहले लिखा था 5,000 राजपूत। तो हो सकता है शायद उनको अलग अलग सूचना मिली हो या अलग अलग सोर्स पढ़ा हो। तो अबुल फजल ने लिखा कि दुर्ग के अंदर 8,000 राजपूत थे और इनकी सहायता करने के लिए 40,000 किसान थे। इन किसानों ने बादशाह को बहुत सारे कारण बतलाए। कारण का अर्थ यह है कि बादशाह से यह कहा कि हमारी युद्ध में कोई सक्रिय भूमिका नहीं थी, हम सक्रिय नहीं थे, लेकिन बादशाह ने इन सभी को, मतलब उन सारे किसानों को, 40,000 को कत्ल करने के आदेश दे दिए। अब इतना सारा कत्लेआम करने के बाद दोपहर का समय हो चुका था और दोपहर के बाद अबुल फजल के हिसाब से बादशाह अपने शिविर की ओर चला गया और वहां पर 2-3 दिनों तक रुका और फिर 28 फरवरी 1568 ईस्वी को बादशाह ने मेवाड़ से अजमेर की ओर प्रस्थान करने के नगाड़े बजवाए। अब बादशाह को अजमेर मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जियारत करने के लिए जाना था, माथा टेकने के लिए जाना था। अबुल फजल ने लिखा कि बादशाह जब मेवाड़ की ओर आ रहे थे तो उन्होंने ये प्रण लिया था कि अगर मैं मेवाड़ को जीत जाऊंगा, चित्तौड़ को जीत जाऊंगा, तो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में माथा टेकने के लिए आऊंगा। इसीलिए बादशाह ने 28 फरवरी 1568 ईस्वी को मेवाड़ से अजमेर के लिए प्रस्थान किया। कुछ रास्ता पैदल तय किया, बाकी हाथी पर बैठकर तय किया और 6 मार्च 1568 ईस्वी को बादशाह अजमेर पहुंच गया। खैर, यहां पर एक ऐसी घटना भी थी जिससे मुगल शासक अकबर को और मुगल सैनिकों को बहुत आश्चर्य भी हुआ, और वो घटना थी कि इस दुर्ग के अंदर, जैसा अबुल फजल लिखता है कि दुर्ग के अंदर लगभग 1,000 बंदूकची थे, मतलब जो बंदूक चलाने वाले थे, और जब हमारा अधिकार हुआ तो एक भी बंदूकची हमारी पकड़ में नहीं आया। ये कहां से आए और कहां चले गए कुछ पता नहीं चला। आगे अबुल फजल ने लिखा कि ये बंदूकची भेष बदलकर कुछ महिलाओं और बच्चों को इस प्रकार पकड़ के ले जा रहे थे कि देखने पर ऐसा लगता था कि ये हमारी ही सेना के लोग हैं और इनको बंदी बनाकर ले जा रहे हैं, लेकिन आगे चलकर वो रफू चक्कर हो गए, आगे चलकर गायब हो गए और बाद में समझ में आया कि ये लोग बंदूकची थे और महिलाओं और बच्चों को इस प्रकार से लेकर गए जैसे बंदी बनाकर ले जा रहे हैं और आगे चलकर ये लोग गायब हो गए। उम्मीद करता हूं अबुल फजल ने जिस प्रकार से इस पूरे विषय को लिखा और इस पूरे विषय को जिस प्रकार से मुगल शासक अकबर ने अपनी आंखों से देखा और उस समय के मुगल सैनिकों ने अपनी आंखों से देखा, आपको भी इसी प्रकार से यह आभास हुआ होगा कि आप स्वयं युद्ध भूमि में गए, युद्ध भूमि में जाकर आपने स्वयं इस पूरे चित्र को अपनी आंखों से देखा हो। थैंक यू। जय हिंद।